अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। ईद मना ली होगी सब ने, और ईद मुबारक सबको। अभी खैर गुज़री तो नहीं है, गुज़र जाएगी। अच्छा जी, आज का लेसन था लेसन नंबर 4 आप लोगों का, इको 401 का प्रोड्यूसर बिहेवियर आपका लेसन है। ये भी कंटिन्यूड है क्योंकि आपने 13 लेसन में भी प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ा है। ये भी आप लोगों का उसी के हवाले से है। प्रोडक्शन हो रही होती है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, तो उनकी दो थ्योरीज़ होती हैं। एक तो होती है शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी होती है, उन्होंने शॉर्ट रन में काम करना, और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी आर रिटर्न्स टू स्केल थ्योरी। और जो शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी है उसका सेकंड नेम जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है। पहले तो ये कि थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, और बाद में उनके नाम वो कह सकते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड व्हाट, तो आपने बताना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न है। और इसी तरह लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो रिटर्न्स टू स्केल थ्योरी है। अच्छा जी, बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये जो थ्योरी है या थेरी कहते होते हैं, जो भी कह लें आप लोग, स्टेट करती है डेट वी एज़ वी इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते जाएंगे और फिक्स फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होगा। अब फिक्स फैक्टर क्या होगा, हम लोगों ने एक बार जो है लैंड ले लिया, हम लोग आगे प्रोडक्टिविटी जितनी मर्ज़ी करते रहेंगे, हमारी लैंड फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि हम लोगों ने जी 1500 आइटम या प्रोडक्ट बनाए हैं, उसके बाद हम लोग लैंड जो है वो चेंज करके कहीं और जाके फिर आगे से अपनी प्रोडक्शन शुरू होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता। जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं करने, हम लोगों ने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने हैं। वेरिएबल फैक्टर्स में आपकी मशीनरी आ सकती है, जाहिर बात है मशीनरी है वो ख़राब हो सकती है, लेबर्स हैं, कोई बीमार हो गया, उसकी जगह आप न्यू इस्तेमाल मतलब किसी और को आप उस लेबर की जगह लेकर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उस चीज़ में क्या होगा, इनिशियली द आउटपुट विल इंक्रीज़। अब जब हम लोग फैक्टर वेरिएबल चेंज करेंगे, वेरिएबल फैक्टर चेंज करेंगे, हमारा काम नहीं रुकेगा, उसके लेबर की जगह कोई और लेबर आके काम करेगा, तो हमारी आउटपुट जो है इनिशियली तो इंक्रीज़ होगी, बट आफ्टरवर्ड्स देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूस लेस एक्स्ट्रा आउटपुट देन द प्रीवियस यूनिट। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी जो प्रोडक्टिविटी जितनी इंक्रीज़ हो रही थी वो कम से कम होती जाएगी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी खाना खाने की। हमें जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो हम लोग कहते हैं हम लोग पता नहीं कितना ज़्यादा खाना खा लेंगे, लेकिन एक खाना खाने के बाद हमारी जो भूख है वो कम हो जाती है। खाना सॉरी कह रहे हैं, एक रोटी खाने के बाद, एक रोटी खा ली उसके बाद हमारी भूख कम हो जाएगी, फिर दूसरी खाई फिर और कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे हमारी रोटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, उसकी जो नंबर ऑफ़ खाने की हम लोग कहेंगे जितनी रोटी ज़्यादा होती जाएगी उतनी हमारी भूख कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हम लोग कहते हैं बस अब हम लोग जो है गले तक हो गए, हम कहते थे ना गले तक हो गए, वहाँ तक हो गए। उसके बाद अगर हम लोग और कुछ खाना चाहेंगे तो वो एज अ रिज़ल्ट जो है हमारा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, और वॉमिट के थ्रू हम लोग कह देते हैं कि हाँ जी ये चीज़ अब हमारे अंदर नहीं जा सकती है। वो लतीफ़ा जो जोक चलता आ रहा है कि मौलवी साहब था, उसने हलवा खाया है, काफ़ी हलवा खा लिया है, मतलब गले तक हो गया था। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं क्या ऐसा खा लिया, तो कहते हैं अब दवाई खानी है ना, डॉक्टर कहता है कि दवाई खानी है। तो वो मौलवी साहब कहते हैं कि दवाई क्या खिलानी है, जो एक चम्मच की जगह बची है ना उसकी जगह भी हलवे का एक चम्मच डाल दो, भाई दवाई नहीं मैंने खानी। तो वही यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न आप ऐसा ऐसा इंक्रीज़ तो करते हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आप लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाओगे। उसके बाद आप जो भी चीज़ यूटिलाइज़ करोगे लोगे वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों का है लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसमें क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, वो चेंज होंगे लॉन्ग रन में। मतलब हम लोगों ने पीछे कहा था कि फ़िक्स फैक्टर कौन सा है, आपकी लैंड है, उसको आपने चेंज नहीं करना, वो शॉर्ट रन के लिए। आप लोग 6 महीने काम करते हो, साल करते हो, तो उसके लिए आप लोगों ने लैंड नहीं चेंज करनी। अब जब लॉन्ग रन में काम करना है, आपने साल हर साल ही काम करना है, तो एक टाइम आएगा जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है कि आप अपनी लैंड को चेंज करो। अच्छा जी, इस थ्योरी में जो इंक्लूड होता है वो आपका स्केल, ज़ाहिर बात है स्केल है तो वो कांस्टेंट स्केल भी हो सकता है,
इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अ फर्म कन्फ्रंटेड विद 3 मोर डिसीजंस क्या होंगी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उनकी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, क्या क्या उन्होंने अपने फैक्टर्स यूज़ करने हैं तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, या क्या चीज़ वो लोग नहीं यूज़ कर रहे तो उनकी प्रोडक्शन कम है। उनके लोकेशन का जारी बात है, जब हम लोग कोई चीज़ बना रहे होते हैं या कोई चीज़ तो लोकेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा मैटर होता है। आपकी साइज़ ऑफ इंडस्ट्री क्या है, आपकी साइज़ जो है अगर कम है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर ज़्यादा हो रही है तो वो आप लोगों का लक है या आप लोगों को प्रॉफिट उसका मिल जाएगा। अगर आपके साइज़ जो है इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, तो वो आपको नुकसानदेह होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने सोचना होता है। अब ये किन्होंने सोचना होता है, जो ऑनर होते हैं अपनी कंपनी के, जिन्होंने कंपनी चलानी होती है या चला रहे होते हैं। ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, आपकी सारी बात है, इनपुट्स जितना ज़्यादा होंगे उतना हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब वो कम्बिनेशंस बनाने हैं कि हम लोग किस तरह अपने इनपुट्स हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक प्रोड्यूसर्स ने सोचना होता है जिनकी कंपनी होती है, क्योंकि बाकी ने तो उनके अंडर काम करना है। जो रिस्क उठाना है उन्होंने वो उठाना है प्रोड्यूसर्स ने, और उनकी ही ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पैसा लगा के अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वही जो उनके डिसीजन में था। सबसे पहला जो है वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है। रिटर्न्स टू स्केल रेफर टू अ टेक्निकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन दैट एग्जामिन्स चेंजेस इन आउटपुट सब्सिक्वेंट टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल आउटपुट्स। अब ये बात जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम लोगों का रिटर्न टू स्केल कैसे रेफर होता है, जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो उसके आउटपुट जो हैं वो हमें कितने मिलते हैं अपने इनपुट्स लगाने के तौर पे। अब ये ब्रैकेट में उन्होंने सिंपल बात लिख दी है, वेयर ऑल इनपुट्स इंक्रीज बाय आ कांस्टेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे इनपुट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं बाय अ कांस्टेंट रेट पे। एक कांस्टेंट रेट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब कांस्टेंट रेट वो कौन सा होगा कि हमारे लेबर्स भी उतने यूज़ हो रहे होंगे, हमारी जो है मशीनरी भी उतनी यूज़ हो रही है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो रही है। अब वो किस तरह हो रही है, या तो लेबर्स का ओवर टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर लेबर्स का ओवर टाइम नहीं लग रहा तो इसके अलावा तो मुझे और कोई वो चांस नहीं नज़र आ रहा कि आप जो है काम कम करें और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो। और वो कह रहे हैं इफ़ आउटपुट इंक्रीज़, अगर तो आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है बाय द सेम प्रोपोर्शनल चेंज देन देयर आर कांस्टेंट रेट टू स्केल। अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज़ कर रही है लेकिन जो आपकी प्रोपोर्शनल चेंज है वो सेम है तो आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाएगा वो काम। और अगर इसी तरह समटाइम्स रेफर टू सिंपली एज रिटर्न टू स्केल, और यही जो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ना, इसी को हम लोग सिंपल वर्ड्स में रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ अगर हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं लगाएंगे तो वो मैटर करता है, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में मैटर नहीं करता कि अगर हम लोग कांस्टेंट वर्ड यूज़ ना भी करें तो दोनों बात एक ही है। द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न्स टू स्केल कैन बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ये आपका एमसीक्यूज़ है कि आपका जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है वो क्या क्या कर सकते हैं या कितने में चेंज हो सकता है। तो वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, वो डिक्रीज़ भी हो सकता है और वो कांस्टेंट भी होगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइज वो तब आता है व्हेन अ 1% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स एम्प्लॉयड कॉजेज अ 1% डिक्रीज और इंक्रीज इन द आउटपुट। आपकी अगर आउटपुट जो है इनपुट लगा रहे हो, आपकी आउटपुट ज़्यादा आ रही है, 1% लगाया आपने और उसके आउटपुट जो है वो 2% आई है, तो ज़ाहिर बात है आपकी जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बन रहा है। अगर आपने 1% इनपुट लगाया है और आपका 1 से कम आउटपुट आ रहा है तो आपका वो डिक्रीजिंग है। अगर हम लोग 1% लगा रहे हैं काम करने में, मतलब एक लेवल लगाया, उसका प्रोडक्ट जो है वो एक ही आया है तो वो आपका कांस्टेंट है। अगर एक लेवल लगाने के बावजूद आपका जो प्रोडक्ट है वो कम, मतलब तैयार ही नहीं हुआ, तो वो डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर एक लेवल लगाने के बाद आपके पास 2 प्रोडक्ट तैयार हुए हैं तो आपका वो इंक्रीजिंग रिटर्न है। ये सिंपल बात ही। आगे आगे बड़े होते जाएंगे तो हमारे पास चीज़ें जो हैं वो और डिफ़िकल्ट होते जाएंगी। अच्छा जी, रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर, ये दोनों चीज़ें जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं वो चेंज हैं एक दूसरे से, दोनों सेम नहीं है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर दोनों सेम है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं और अपनी हैसियत
खुद रखते हैं। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब हम लोगों के पास इंक्रीजिंग आ रहा था ना, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मैंने क्या कहा था, 3 चीज़ें होती हैं रिटर्न टू स्केल में, एक इंक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग होता है और एक कांस्टेंट होता है। अब जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ रहा है उसका मतलब होता है कि आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में काम कर रहे हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है? अच्छा जी, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आप लोग देख लें, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है? द एडवांटेजेस विच अ फर्म गेट्स बाय एक्सपेंडिंग इट्स साइज़ एंड कैपेसिटी। जो जो एडवांटेजेस वो हासिल करते हैं अपनी साइज़ और कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हुए। अब ये वही बात है कि जब हम लोग अपना कोई प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करेंगे तो हम लोग इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में होंगे, और अगर हम लोगों को लॉस हो रहा है तो वो डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होंगे। ये लिखा हुआ है, द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेंशन इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन विच रेजेस द कॉस्ट आर कॉल्ड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। आप लोगों को जब लॉस होगा तो वो डिस इकोनॉमी स्केल में आप लोग रहेंगे, और जब आप लोगों को प्रॉफिट होगा तो वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में आप लोग प्रेफर करेंगे। अब वापस आ जाते हैं। अराइज वो तब आएगा इफ़ एज फर्म्स बिकम बिगर एंड बिगर, जैसे जैसे आपकी फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी से बड़ी होती जाएंगी, देयर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉल। तो हमारा जो आउटपुट का यूनिट होगा वो फॉल करता रहेगा। उसमें क्या होगा? दिस कुड बी बिकॉज ऑफ लार्जर मोर एफिशिएंट प्लांट्स। अब ये कैसा हो सकता है कि हमारे पास ज़ाहिर बात है प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया, मशीनरी ज़्यादा हो गई, तो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट भी, फॉल्ट भी आ जाता होता है। अब वो फॉल्ट जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उन पर पैसा लगाएंगे, उसको पैसा लगाने के बाद जब ठीक करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो उन पर खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ उन्होंने बताई हुई हैं कि वो कैसे कैसे होगा। फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ है, एफिशिएंट स्पेशलाइज्ड लेबर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बल्क डिस्काउंट होगा और परचेजेज एक्सेट्रा। ये तो था आपका इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। अब आ जाए लोकेशन साइज़ ऑफ डिसीजन। आपने लोकेशन कैसे डिसाइड करना है, आपका फर्म का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारा जब आप लोगों ने फाइनलाइज़ करना था उसको कैसे करना था वो देख लें। द लोकेशन डिसीजन डिपेंड्स अपॉन बोथ द लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स एंड द लोकेशन ऑफ द मार्केट। ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि आपने लोकेशन को फाइनलाइज़ करने के लिए क्या चीज़ देखनी होती है। आपका रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स करेंगे वो दूर तो नहीं है ज़्यादा, ज़ाहिर बात है। जब हम लोगों ने अपनी चीज़ बनाई है उसको हम लोगों ने किसी जगह पे जाके बेचने के लिए भी भेजना है, तो वो जितना आप लोगों का लोकेशन जो है वो उस बेचने वाली जगह से ज़्यादा दूर होगा, उतना पैसा आपका उस चीज़ पर ज़्यादा लगेगा। जब हम लोगों का वो पैसा उधर ज़्यादा लगेगा भेजने ले जाने में, हमारा जो प्रॉफिट है वो सारा उधर का उधर ही रह जाएगा, कोई हमें प्रॉफिट नहीं होगा। और दूसरी बात कि लोकेशन ऑफ मार्केट, आपकी लोकेशन ऑफ मार्केट कितनी है, आपकी जो फर्म है उसका मार्केट से ज़्यादा दूर तो नहीं है वो एरिया। ये आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि हम लोगों का प्रोडक्ट कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, उसके बाद हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है या नहीं है। हम लोग ज़ाहिर बात है जब लेबर रखेंगे तो लेबर्स को आने जाने का ख़र्चा भी देना पड़ेगा। अब जब हम लोग लेबर्स को कम वेज पे रखेंगे, कम तनख्वाह पे रखेंगे, तो उन्होंने कहना हमारा तो आने जाने पे इतना खर्चा हो रहा है तो हम लोग काम क्यों करें, आपको वहाँ से फिर लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क होनी चाहिए अच्छी से अच्छी। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और द साइज़ ऑफ एन इंडस्ट्री कैन लीड टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ये आपका फिर से एमसीक्यूज़ आ गया कि आपका इंडस्ट्री का साइज़ आपको लेके जाता है कि आपने एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ करना है या डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल करना है। आपको क्या मिलेगा, एक्सटर्नली बाहर आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वही बात आ रही है, दोबारा देख लें। द इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एज द नंबर ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस इंक्रीज़। जैसे जैसे आपके गुड्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे प्रोडक्शन, उसी तरह आपका जो है इंक्रीज़ होती जाएगी आपकी प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट मिलेगा। टिपिकली अ कंपनी डैट अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल लोअर्स द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन। यह आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ होने के बाद बात हो रही है, 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ स्केल होती हैं, एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ है और एक इंटरनल इकोनॉमीज़ है। अब द कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री नॉट द फर्म। आपकी इंडस्ट्री का साइज़ जो है वो पर यूनिट
बताएगा एक्सटर्नली आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। और इंटरनल इकोनॉमीज़ में क्या होगा, द कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ इंडिविजुअल फर्म। मतलब एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज़ है वो आपकी होल इंडस्ट्री को कंबाइन करके आप लोग जो मेंटालिटी बनाते हो कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ है। और इंटरनल इकोनॉमीज़ आप लोग एक एक इंडिविजुअल अपना अपना फर्म के थ्रू कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। आपने जो पढ़ना है वो एक्सटर्नली पढ़ना है, मतलब होल एज अ होल, फर्म नहीं, सिर्फ फर्म नहीं करना, इंडस्ट्री एज अ होल पढ़ना है आपने। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ आर बेनिफिट्स अक्योरिंग टू एनी वन कंपनी ड्यू टू एक्शन आर द प्रेजेंस ऑफ अदर फर्म्स। ये आपका MCQs है। नेक्स्ट है आपका, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों को एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेज इज़ व्हेन, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कब अराइज करता है, एज एन इंडस्ट्री ग्रोज लार्जर, जब आपकी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से बड़ी हो जाए, या शॉर्टेज ऑफ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स, आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, मशीनरी है, लेबर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शॉर्टेज हो जाए, या स्किल्ड लेबर अकर, या आपके जो है लेबर उनको इतनी अकल हो, समझ हो कि उनके पास इतनी ज़्यादा सलाहियत है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं। जब लोगों के पास ये आ जाती है ना बात कि हम लोगों के पास इतनी सलाहियत है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो आपसे आगे प्रेफर भी करते हैं कि हमें इतनी तनख्वाह पे गुजारा नहीं, हमें तनख्वाह ज़्यादा दी जाए। तो उस लिहाज से फिर आपको डिसइकोनॉमीज़ होता है, मतलब लॉस होता है। या तो आपने उनकी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ाते तो आपको लेबर्स वो इस्तेमाल करने होंगे जिनके पास इतनी सलाहियत नहीं होती काम करने की। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में चलती रहती हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द फोर्सेस डेट कॉज लार्ज फर्म्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट इंक्रीज पर यूनिट कॉस्ट। ये भी आपकी डेफिनेशन हो सकती है, जो नीचे मैंने आपको बताई थी वो भी हो सकती है। द ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ऑप्टिमम मतलब किस कम्बिनेशन फैक्टर्स को आप लोग लेकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, इतना कम भी ना हो, लेकिन नुकसान ना हो। अब वो क्या है? द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विल ऑब्टेन एट द पॉइंट वेयर द MPP, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो ऑफ द लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ऑल इनपुट्स इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या है? MPP ऑफ K डिवाइडेड बाय प्राइस K इक्वल्स टू MPP L है, और ये डिवाइड बाय प्राइस L है। L जो है आपके लेबर्स हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जो करनी है वो लेबर्स ने करनी है, और K जो है आपका इनपुट है जो आप लोग लगा रहे हैं। अगर तो आपकी ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं तो आप कैसे उसको इक्वल कर सकते हो? टू रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। हम लोग जैसे ही उसकी कॉस्ट कम करेंगे तो हमारी जो MPP है लेबर्स की और K की इनपुट की वो सेम हो जाएगी। ये इन्होंने लिखा हुआ है, कैपिटल और लेबर की जो मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्ट है वो सेम हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी लेबर्स की जो मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत कैपिटल के, वो उसको आपने अगर इक्वल करना हो वो कैसे करेंगे? मोर लेबर शुड बी यूज्ड रिलेटिव टू कैपिटल। अब हम लोग जैसे जैसे अपने लेबर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे तो हमारी जो कैपिटल्स हैं वो एक इक्वल आ जाएंगे आपके लेबर के। तो इस तरह हम लोग जो हैं इन दोनों की जो प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल कर सकते हैं। सिंस द फर्म इज़ गेटिंग अ ग्रेटर फिजिकल रिटर्न फॉर इट्स मनी फ्रॉम यूजिंग एक्स्ट्रा वर्कर्स देन इट इज़ गेटिंग फ्रॉम यूजिंग एक्स्ट्रा कैपिटल। जितने हम लोग जो हैं एक्स्ट्रा वर्कर्स इस्तेमाल करेंगे उतने ही हमारी जो कैपिटल्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे लेबर्स और जो कैपिटल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये आपकी इम्पॉर्टेंट बात है। हाउएवर एज मोर एंड मोर लेबर इज़ यूज्ड, हम लोग जैसे जैसे लेबर्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू लेबर सेट इन। डिमिनिशिंग क्या होता है? एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोग नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो जब वो डिमिनिशिंग रिटर्न लेबर पे आ जाएगा तो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, हम लोग लेबर्स और इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कैपिटल्स जो हैं वो आपकी मशीनरी और जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाएंगी। देख लें, इन्होंने लिखा 10 MPP ऑफ L विल फॉल।
लेबर्स की जो फिज़िकल प्रोडक्ट है वो फॉल कर जाएगी। लाइक वाइज इसके साथ साथ क्या होगा, एज लेस कैपिटल इज़ यूज्ड, और हम लोग कैपिटल तो वही है लेकिन लेबर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे MPP ऑफ के विल राइज, हमारी जो कैपिटल की फ़िज़िकल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। अनटिल तब तक जब तक हमारे MPP ऑफ के इक्वल टू MPP ऑफ एल ना हो जाए। और यही आपकी टेक्निकल और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पॉइंट होता है, जिस पे आपके लेबर की फ़िज़िकल प्रोडक्ट और आपके कैपिटल की फ़िज़िकल प्रोडक्ट दोनों सेम होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपका ये छोटा सा लेसन था और उम्मीद है अच्छे से आप लोग अब तैयारी करना शुरू कर देंगे। ईद ख़त्म हो गई है। अगर लेसन पसंद आता है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए करें, कोई पैसे नहीं लगते। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि लाइक कर दें वीडियो को या कमेंट कर दें, लेकिन इससे जो है एक हौसला बढ़ता है कि हमारा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है और हम लोगों ने और मज़ीद बेहतर काम करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आप बताएं, ताकि उस पर और ज़्यादा अच्छा काम किया जाए और आपको अच्छा काम मिले। अल्लाह हाफिज़।